गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स लेक्चर 3 लेसन 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। इस लेक्चर में लेक्चर 2 को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि लेक्चर 2 के अंत में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में आप लोगों को हमने बताया था। अब उसी के सिलसिले में अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के आगे अब क्या पढ़ाया जाएगा, उस हेडिंग का नाम है बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप हेडिंग डालोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। पहले बेटा आप इसको समझ लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको बताया था। अब आगे जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तन। इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरण रे वैक्यूम से या एयर से यानी निर्वात से या हवा से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करे तो हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में इसकी ये पहचान हुई बेटा कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वह वैक्यूम निर्वात से या एयर से अन्य मीडियम में, अन्य माध्यम में जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां पर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक समझेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखें। निर्वात या हवा के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होगा बेटा? हमने बताया था इसको म्यू या यहां लिखना बेटा वेलोसिटी
एयर divided by velocity of light in medium। यानी बेटा म्यू या n इक्वल हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर में मान लेते हैं प्रकाश की चाल c और मीडियम में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को v मान लें। तो ये जो फार्मूला आया बेटा वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। वैसे तो बेटा अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को लगभग एक ही मान लिया जाता है। तो आप नोट में लिखिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए, तो उसके बाद नोट लिखेंगे बच्चों। आप लिख लिए होंगे बेटा, नोट लिखिए। अपवर्तनांक व निरपेक्ष अपवर्तनांक को लगभग एक ही या समान मान लिया जाता है, एक ही या समान इक्वल मान लिया जाता है। लिख लिए होंगे बेटा। अब आगे कुछ पदार्थ हैं जिनके अपवर्तनांक हम लिख देंगे और कुछ बताए भी थे इस लेक्चर के पहले, तो हम लिख दे रहे हैं। अगला नोट, नोट में आप लिखोगे बेटा, नोट नंबर 3 या 2 जो भी होगा आप लिखेंगे। म्यू या n की वैल्यू बेटा 1 होती है। ये वैक्यूम के लिए, वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहां कोई भी पार्टिकल्स न हो। चौथा, म्यू या n इक्वल बेटा 1.0043 या लगभग 1। ये लगभग का चिन्ह है, अप्रॉक्सीमेटली का चिन्ह है बेटा, लगभग 1। ये एयर के लिए होता है। फिर म्यू या n इक्वल 4/3 या 1.33, ये बेटा वाटर के लिए होता है। म्यू या n इक्वल 3/2 1.5, ये ग्लास के लिए होता है बेटा 7 पॉइंट। म्यू इक्वल 2.42, ये डायमंड के लिए। इतना लिखिए, हम आगे लिखवा रहे हैं। अब तेजी से नोट करेंगे ताकि आगे पढ़ाया जाए। जो भी पढ़ाया जाए उसका आप नोट बनाएंगे, रिपीट करेंगे, याद करेंगे प्यारे बच्चों। अब आप लिख लिए होंगे। आगे क्या है बेटा, नोट ही में, नोट में आपको हम 8वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं।
या N इक्वल 1.41, ये केरोसिन ऑयल, केरोसिन कोई मिट्टी का तेल या तारपीन का तेल। तो केरोसिन ऑयल और वाटर से संबंधित हम मास डेंसिटी के बारे में बताए थे, इसको हम पुनः रिपीट करेंगे और लिखवा देंगे। आप लिख लिए होंगे 9 नोट जो है म्यू या N इक्वल बेटा 1.65 टूरमैलिन। टूरमैलिन एक पदार्थ है, एक टुकड़ा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या N 1.65। हमने बताया था बेटा, तो लिख लीजिए आप, हमने बताया था केरोसिन ऑयल या तारपीन ऑयल और वाटर। तो वाटर की जो मास डेंसिटी है बेटा, केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी से कम है, तो ज्यादा है। सॉरी, वाटर की मास डेंसिटी केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी से ज्यादा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए उसका ज्यादा है। इसमें होता क्या है, अगर इसका ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाश घनत्व ले बेटा, प्रकाश घनत्व, तो वाटर के ऑप्टिकल डेंसिटी या मास डेंसिटी से केरोसिन ऑयल का ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वह ज्यादा होती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे। अगला नोट लिखो बेटा, 10वां नोट, इसमें आप ये लिखेंगे, लिखिए आप लोग मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब बेटा द्रव्यमान घनत्व तथा ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाश घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रायः, प्रायः का मतलब बेटा अधिकतर, प्रायः समान होती हैं, लेकिन कुछ ही पदार्थ ज्यादा नहीं, ऐसे होते हैं जिनका मास डेंसिटी कम हो परंतु ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे वाटर की मास डेंसिटी, वाटर की मास डेंसिटी केरोसिन ऑयल के मास डेंसिटी से ज्यादा होती है, परंतु केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के मास डेंसिटी से ज्यादा होती है। इसी कारण
किरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। यदि हम इन दोनों में तुलना करें तब किरोसिन ऑयल डेंसर मीडियम कहलाएगा और वाटर किरोसिन ऑयल की तुलना में रेयर मीडियम कहलाएगा। अब आगे बेटा प्रकाश का अपवर्तन पुनः हम बताएंगे, स्नेल का नियम भी बताएंगे। जो स्नेल का नियम वीडियो बनाते समय व्हाइट बोर्ड पे कुछ इसके पार्ट नहीं दिखाई दिए थे, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। अब हेडिंग डालिएगा बेटा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा, इसको हेडिंग आप बना लीजिए। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आप तो हेडिंग बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, पहले आप इसको समझ लीजिए। जब लाइट की वेव है, किरण है, प्रकाश एक मीडियम में है, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा बेटा तो लाइट की जो रे है वो एकदम सीधे चली जाएगी, कहीं बेंड नहीं होगी, कहीं डेविएट नहीं होगी, कहीं विचलित नहीं होगी, एकदम सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाती है प्रकाश की रे। अगर मीडियम माध्यम चेंज होगा तो ये लाइट की वेव जो है बेटा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना देखा जाए तो बेटा ये टालमी एक साइंटिस्ट थे। टालमी एक साइंटिस्ट थे, बहुत पहले की बात है। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखा था कि प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये टालमी है, वैज्ञानिक के नाम है बेटा पी साइलेंट है। तो अब हम बेटा डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। यहाँ एक बाउंड्री बनाएंगे। ये बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री का मतलब है जो दोनों मीडियम को डिवाइड करती है। चलो बेटा ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। मीडियम जैसे यहाँ एयर है बेटा, यहाँ आपका वाटर है, ग्लास है, तो दो मीडियम हो गए। अगर इधर भी एयर हो, इधर भी एयर हो तो मीडियम तो सेम हो जाएगा। अगर मीडियम सेम होगा बेटा तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का जो अपवर्तन है,
ये घटना नहीं हो सकती है। इस घटना के होने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त में पहली शर्त यह है कि ये जो बाउंड्री बनाई गई है, जो डिवाइडर रूल बनाया गया यहाँ पे, वह दोनों मीडियम को डिवाइड करता हो, बांटता हो। आप मान लीजिए यह रेरर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, या यहाँ डेंसर मीडियम है, यहाँ रेरर मीडियम है। आप जो भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि ये रेरर मीडियम है बेटा। रेरर मीडियम का मतलब विरल माध्यम। ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब इसमें यहाँ पे बेटा एक नॉर्मल खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का मतलब है अभिलंब। नॉर्मल का मतलब है अभिलंब। तो ये जो नॉर्मल है बेटा, ये बाउंड्री पर अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब यहां से लाइट की वेव आएगी बेटा, तो सीधे चली आएगी, ये सीधे आ रही है। और जब मीडियम दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो विचलित होने के लिए दो घटनाएं हैं। या तो ये वे अभिलंब की ओर झुक जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये दो बातें हो सकती है बेटा। तो पहला ये देखा गया है, हम सिद्ध करेंगे स्नेल के रूल से कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट की वेव जाती है तो ये लाइट की जो वेव है, रे है, किरण है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो ये बेटा झुक गई। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कोण आई होता है बेटा, आपतन कोण। ये कोण आर होता है, अपवर्तन कोण। ये जो रे है बेटा, इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये इसका नाम क्या है बेटा? इसका रिफ्रैक्टेड कह सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसकी हिंदी है बेटा आपतित किरण। आपतित किरण इसकी हिंदी है बेटा अपवर्तित किरण। जैसा कि पहले लेसन में हमने परावर्तित किरण बताया था, वहां किरण जो है सरफेस से टकरा के वापस चली गई थी, तो इसलिए उसका नाम परावर्तित किरण था। यहाँ की जो किरण है परावर्तित नहीं हो रही है, ये बेंड हो जा रही है। बेंड होकर के ये नॉर्मल से की ओर झुक जा रही है या इससे दूर चली जा रही है। इसी रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। जैसा कि पहले लेसन में यहाँ पे नाम दिया गया था परावर्तित किरण, इसमें अपवर्तित किरण है। और पहले लेसन में जो प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं बेटा, वहां पे परावर्तित किरण थी। वहां पे प्रकाश की किरण जो है सरफेस से टकराने के बाद पुनः वापस चली आएगी। यहाँ पे वापस नहीं आ रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, इसलिए इसका नाम अपवर्तित किरण है। इसका नाम वही है जो पहले वाले लेसन में था, आपतित किरण। इस कोण का भी नाम वही है जो पहले लेसन में आपने पढ़ा था, आपतन कोण। लेकिन इस कोण का नाम बदल गया है। तो कोण आई को बेटा आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, और कोण आर को अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड
आपका है बेटा, और ये जो है इंसिडेंट एंगल है। जैसा कि पहले लेसन में इस एंगल का नाम यही था बेटा। इस लेसन में जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, इस लेसन में ये अपवर्तन कोण है बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल है। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का परावर्तन में आपने इस एंगल का नाम परावर्तन कोण दिया था, लेकिन यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है बेटा, इसलिए इस एंगल का नाम रिफ्लेक्टेड एंगल है, अपवर्तन कोण है। अब इसकी परिभाषा लिखें, डेफिनेशन लिखें, तब उसके बाद चित्र या फिगर बनाएंगे। लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, लिख लिए होंगे। इस फिगर को आप बना लें। जल्दी बनाएं। बना लिया होंगे बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, अगर डेंसर मीडियम से प्रकाश की रे आएगी आर्यन मीडियम में, तब क्या होगा? तो आप इसको पॉइंट में नोट करेंगे, क्या नोट करना है? ये देखो बेटा, आपकी ये बाउंड्री थी, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। आपने इसको आर्यन माना था, रेयर मीडियम, इसको डीएम मान सकते हैं, डेंसर मीडियम। आर्यन का मतलब रेयर मीडियम, और ये नॉर्मल है। और प्रकाश की जो रे आई है बेटा यहां से, ठीक, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, झुक गई है। ये एंगल आई होता है बेटा, ये एंगल आई होता है। तो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है, कितना डेविएट हुई है, कितना मुड़ गई है, कैसे मालूम होगा? कोई बता सकता है? इसको कैसे मालूम करेंगे बेटा कि अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई है, डेविएट हो गई है? तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये आई है, इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था बेटा, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, झुक गई है। तो क्या करेंगे बेटा, एक डॉटेड लाइन सीधे, एक डॉटेड लाइन खींचेंगे सीधे, ऐसे सीधे डॉटेड लाइन। तो ये यही अपने मार्ग से विचलित हुए बेटा, इतना। इसी विचलित को हम डेल कहते हैं। ये डेल सिंबल है बेटा, डेल, ये डेल है, इसको हम डेविएशन भी कहते हैं बच्चा। डेविएशन माने विचलित हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना। ये एक सिंबल है बेटा कि वो रे की लाइट है, जो लाइट की रे है, वो अपने मार्ग से कितना भटक गई है, कितना विचलित हो गई है। इसको आना चाहिए था सीधे बेटा, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन इधर आ गई। तो कितना अपने मार्ग से विचलित हो गई है, तो हमने इसको मिलाया है ऐसे डॉटेड लाइन में।
तो इसको हमने डेल माना है, DELL, या हम इसको डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन, डेविएशन का मतलब बेटा अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो ये बता सकते हैं कि ये डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये आई और ये टोटल बेटा इधर शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल है बेटा। वर्टेक्स एंगल का मतलब बेटा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर ये बता सकते हैं कि ये टोटल एंगल कितना होगा, ये कितना होगा। ये तो आई है, ये आई है, इस आई का शीर्षाभिमुख कोण वर्टेक्स एंगल, ये भी टोटल आई ही होगा। तो टोटल जब आई होगा तो ये डेल कैसे निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा। तो ये जब आई है, तो ये आई है, तो इसका ये पूरा हिस्सा ये भी टोटल आई होगा, शीर्षाभिमुख कोण से आई होगा। तो डेल कैसे निकलेगा, इस टोटल आई में से बेटा इस आर को अगर हम माइनस कर दें तो ये डेल का मान निकल जाएगा। तो हम तो समझते हैं कि डेल की जो वैल्यू आएगी बेटा, आई में से आर को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो इतना प्रकाश की रे जो है, प्रकाश की किरण जो है, लाइट की रे जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। फिर से देखिए, ये आपकी रे आई है रेयर मीडियम से, तो जब रेयर से जो है डेंसर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर आ जाती है। इसको हम प्रूव करेंगे स्नेल का रूल से। अभी स्नेल की रूल बाकी है बताना, कुछ बताए थे, वीडियो सही से नहीं आया था, उसको बताया जाएगा। तो ये आई है बेटा, तो ये टोटल भी तो आई होगा, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टेक्स एंगल से। अगर ये आई है, ये टोटल आई होगा। तो जब टोटल आई होगा तो ये डेल का मान कैसे निकलेगा। तो डेल का मान इस टोटल आई में से इस आर को निकाल दोगे तो ये डेल का मान आ जाएगा। डेल है क्या, एक विचलन है, विचलन कोण है। ये लाइट की वेव जो है, लाइट की जो रे है कितना अपने मार्ग से विचलित हो गई है। ये हो गया, इसको नोट करेंगे। अगर प्रकाश की रे, लाइट रे, प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इसको भी देख लीजिए। आप इसको नोट कर लेंगे, जल्दी नोट कर लें। नोट कर लिए हमने बेटा। अब इसी चीज को हम बताएंगे, दूसरा पॉइंट जो नोट में है कि लाइट की रे जो है, लाइट की वेव जो है, अगर डेंसर मीडियम डीएम से आरएम में जाती है तो क्या होगा बेटा। ये आप बाउंड्री बना लेना, बाउंड्री बना लेना। ये डेंसर मीडियम लिखना बेटा, और ये रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में बेटा अगर देखें तो यहाँ आप वाटर समझ लो, यहाँ एयर समझ लो। तो वाटर और एयर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, इसलिए बेटा वाटर जो है एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो यहाँ बेटा नॉर्मल खींचना, नॉर्मल इस बाउंड्री पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बेटा नॉर्मल कहलाएगा। अब लाइट की वेव आएगी बेटा ऐसे, ये तब तक सीधे जाएगी जब तक कि मीडियम चेंज न हो। तो मीडियम चेंज हो गया तब यहां से चेंज होगा। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में लाइट की वेव आती है बेटा, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ऐसे बनाएंगे फिगर बेटा, ऐसे दूर चली गई। ये एंगल वही है बेटा, ये एंगल आपका आर कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे
देखो हिंदी में आपतित किरण, इसकी हिंदी है बेटा अपवर्तित किरण, जैसा कि पहले लेसन में परावर्तित किरण था। अब यहाँ पे डेविएशन कैसे निकलेगा बेटा, कितना अपने मार्ग से विचलित हो गई है, तो इसको आना चाहिए था सीधे, तो इसको सीधे डॉटेड लाइन मिला लीजिए, डॉटेड लाइन, सीधे डॉटेड लाइन बेटा। तो यहां से डॉटेड लाइन सीधे, ये डॉटेड लाइन, और विचलन जो डेविएशन है किधर से एंगल बनाया जाता है बेटा, नॉर्मल से डेविएशन बनाया जाता है। तो नॉर्मल इधर है बेटा, तो नॉर्मल से ये जो सीधे लाइन खींचे आप डायरेक्ट, जो रे आना चाहिए था, अगर ये नहीं रहा होता सीधे गई होती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता बेटा तो लाइट की रे जो है सीधे गई होती। मीडियम चेंज होने से ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई है डीएम से आरएम में आने की वजह से। तो ये जो डेल बनाओगे बेटा वो नॉर्मल से बनाओगे, नॉर्मल से बनाया जाएगा ये डेल। तो ये जो एंगल बना डेल ये नॉर्मल से बना। अब ये डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ये आई है, तो इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल ये वर्टेक्स एंगल है, ये आई है, तो इस आई का शीर्षाभिमुख कोण देखिए ये वाला, तो ये कोण जानते हैं कितना हो जाएगा, अगर ये आई है बेटा तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये जो एंगल हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये आई किस कोण से हुआ बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से हुआ, वर्टेक्स एंगल से हुआ। अब ये रे इधर चली गई बेटा तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो वो विचलित कितना हो गई, तो ये यहां से वो जो नॉर्मल से आपने बनाया था, नॉर्मल से न बनाइएगा, ये स्ट्रेट लाइन गई है, इसको इधर आना चाहिए था। तो अगर ये डेल बनाएंगे बेटा, ये डेल, इतना डेल बनाइएगा, इसके पहले हम इधर से नॉर्मल से बता दिए थे, वो नहीं होना चाहिए था, ये डेल होना चाहिए था, ये सीधे लाइन से इधर कितना भटक गई है, इसको डेल मानेंगे। इस डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, अच्छे बता सकते हो कि ये आई कैसे आपका आया है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टेक्स एंगल से ये आई है बेटा, तो ये भी आई हो जाएगा। ये तो अपवर्तन कोण है बेटा टोटल। ये जो डेल माना जा रहा है, डेल देखिए किसके बीच माना जा रहा है, जो ये रे आ रही वो और जो डेविएट हो गई है, विचलित हुई है, उसके बीच माना जाएगा, नॉर्मल से नहीं। सॉरी इसके लिए खेद है, ये जो है आप स्ट्रेट जो प्रकाश की रे आ रही है और ये जो विचलित हो गई है उसके बीच का एंगल है। तो ये डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ये टोटल आर है बेटा, तो इस आर में से, इस आर में से आई को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आर माइनस आई हो जाएगा। इसके पहले क्या था, आपको हमने इसके पहले बताया था कि ये जो है आरएम से ऐसे गया था, तो ये एंगल आई था, टोटल आई हो गया था, ये आर था, आई में से आर। तो इसके पहले डेविएशन क्या आया था बेटा, जब आरएम से डीएम आया था तो आई माइनस आर था, और जब डीएम से आरएम आया तो बेटा क्या आया, आर माइनस आई। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे बेटा। ये डेल जानते हैं किसके बीच माना जाएगा, जो ये रे डेविएट हुई है और ये जो स्ट्रेट लाइन आई है उसके बीच मानिएगा, तो ये डेल निकल जाएगा। और ये आई है बेटा, तो ये आई कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से हुआ, तो आई हो गया। ये तो अपवर्तक कोण है, आर है, तो आर में से अगर आई निकाल देंगे बेटा तो डेल की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर लें। आज का लेक्चर बेटा इतना ही है, आज का लेक्चर समाप्त किया जा रहा है। अच्छे भविष्य की, अच्छे स्वास्थ्य की सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अब अगला लेक्चर अगले दिन होगा बेटा।